Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 जुलाई 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है येलो सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एलिफेंट पास कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस देश के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज से लगभग एक महीने पहले मैंने आपको इस आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि लैब के अंदर किस प्रकार से जो मीट है उसको ग्रो किया जाएगा, यानी जानवरों की हत्या के बिना एक मीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये किस प्रोसेस से किया जाएगा वो सब कुछ समझेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसमें बताया गया था कि अमेरिका की 2 कंपनियों को अप्रूवल मिल चुका है कि वो लैब ग्रोन मीट को ग्रो कर सकते हैं, इसके प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर उसको अपसेल भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक का पेज है, बाय द वे आज संडे है, आपको पता होगा संडे में ना ही हमारे एडिटोरियल आते हैं ना ही हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता है। तो संडे में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस एंड टेक पर आप देख पाओगे जो डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम है, इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है और कई सारे आर्टिकल ये साइंस एंड टेक के पेज पर लिखते हैं। हर संडे में इनका एक आर्टिकल आता है जहाँ पर इन्होंने लैब मीट के बारे में पूरा डिटेल से समझाया है कि लैब मीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्लस इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले समय पर। अब इस पूरे थंबनेल आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता हूँ इनका स्टेटमेंट आप देखना, फिर उसके बाद इसको हम समझेंगे। पता है पूरे दुनिया में हर साल 50 बिलियन कितना 50 बिलियन चिकन्स को तैयार किया जाता है। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में हर साल 50 बिलियन चिकन्स को तैयार किया जाता है मीट के लिए। और इस हिसाब से अगर हम लोग हर दिन देखें तो पूरे दुनिया में हर दिन लगभग 136 मिलियन चिकन्स को मारा जा रहा है। तो 136 मिलियन चिकन्स को मारा जाता है हर दिन पूरे दुनिया भर के अंदर में। तो ये जो यहाँ पर मीट है इसी का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या, हमारा लैब ग्रोन मीट। अब ये लैब ग्रोन मीट क्या है, कैसे काम करेगा, उसको समझते हैं। देखो इसको भी गहराई में समझने से पहले आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बायोलॉजी सभी ने पढ़ी है। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा कि एक बच्चे का मतलब जन्म कैसे होता है, या फिर कह सकते हो कि एक इंसान का जो शरीर है, ठीक है, वो बनता कैसे है। तो उस इंसान के शरीर को बनने के पीछे का जो एक मेन रीज़न है वो है सेल्स, हमारी कोशिकाएं। क्योंकि एक शरीर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स से यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब शुरुआत कैसे होती है, तो स्पर्म और एग, मेल का स्पर्म फीमेल का एग, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन से जाइगोट मिलेगा। जाइगोट के अंदर केवल एक सेल होता है स्टार्टिंग में जाइगोट में केवल एक कोशिका होती है, और वो जो सेल है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर मल्टीप्लाई होता हुआ चले जाता है, बढ़ता हुआ चले जाता है। ठीक है, फिर एग का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में मैंने जैसे बोला एक सेल है, फिर उसके बाद 2 सेल का स्टेज आएगा, सेल्स 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख पाओगे सेल्स बहुत सारे हो जाएंगे और उन कोशिकाओं से मिलकर हमारा जो पूरा बॉडी का फॉर्मेशन है, पूरा शरीर है, वो बनता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो यहाँ पर ये देख सकते हो सेल से बनते हैं हमारे टिश्यूज़। सेल्स जैसे कि आपके फैट सेल्स हो गए, है ना, उसके बाद नर्व सेल्स हो गए, इनसे बनती हैं टिश्यूज़।
और टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स यानी अंग, हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग्स, ये सारी चीज़ें। और पूरे सब ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं तो उससे बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, वो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। तो यानी कि सबके पीछे का एक मेन रीज़न सेल। शुरुआत कहाँ से हो रही है? सेल्स से हो रही है, उन कोशिकाओं से हो रही है। तो अब इस लैब ग्रोन मीट में भी इसी सेल का यूज़ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जानवर के सेल का हम यूज़ करेंगे, एनिमल सेल, और इधर यहाँ पर ह्यूमन सेल में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हाँ किस क्या है सेल, अब उसी सेल का यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, इसी वजह से जो हमारा लैब ग्रोन मीट होता है ना, इस लैब ग्रोन मीट के दो नाम और हैं। नंबर 1, इसको हम लोग कल्चर्ड मीट के नाम से भी जानते हैं, और कल्चर्ड मीट के साथ साथ इसको सेल स्ट्रक्चर्ड मीट के या फिर सेल कल्टिवेटेड मीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सेल कल्टिवेटेड मीट भी इसको बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एनिमल का, जैसे यहाँ पर चिकन हो गया या पोर्क हो गया, तो चिकन या पोर्क का जो मीट हो गया, इसको प्रोड्यूस करने के लिए पहले क्या होगा, यहाँ पर इन जानवरों में से कुछ सेल्स को निकाला जाएगा। वो सेल्स कैसे निकालेंगे? देखो, अब इस पर्पज़ में या कह सकते हो इस पूरे प्रोसेस में जानवर को मारने की ज़रूरत नहीं है, जानवर की हत्या की ज़रूरत नहीं है। होगा क्या कि जैसे यहाँ पर पोर्क का मीट प्रोड्यूस करना है, तो एक पिग का थोड़ा सा जो मांस है शरीर से वो निकाल लिया जाएगा, थोड़ा सा मांस निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देंगे जिससे उसको पता नहीं चलेगा इतना, और थोड़ा सा मांस काट के निकाल लेंगे, और उससे उस एनिमल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो एनिमल सही है, सुरक्षित है, स्वस्थ रहेगा। अब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जो यहाँ पर हमने मांस निकाला है, उस मांस में से सेल्स को निकालेंगे, ठीक है, और फिर उस सेल को एक बायो रिएक्टर में डाला जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस बायो रिएक्टर में कुछ सेंसर्स तैयार किए गए हैं। इस बायो रिएक्टर को बनाने की स्पेशलिटी यही है कि इसमें कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एनिमल से निकाला सेल को डाला बायो रिएक्टर के अंदर में, और वो बायो रिएक्टर उस सेल को ग्रो करेगा। जैसे आपकी सेल कोशिकाएं बढ़ती हैं, वैसे यहाँ पर उस सेल को ग्रो करेगा, और वो जो सेल्स हैं जैसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो उस मीट का जो साइज़ है वो ग्रो हो जाएगा। और फिर एक इनफ अमाउंट में जब वो ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद में हमारा जो कल्टीवेटेड मीट प्रोडक्ट होगा या सेल कल्चर्ड मीट होगा वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे कल्टीवेटर है, इसका बहुत बड़ा रोल है। कल्टीवेटर के अंदर में सेंसर फिट किया गया है, तो एक सेंसर फिट डिवाइस भी है कंटेनर की तरह। तो इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलेगा, और इसी टेक्निक की वजह से जो मीट का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर किया जा सकता है, जिसको हम लोग सेलुलर एग्रीकल्चर का नाम भी देते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार से बायोरिएक्टर में सेल कल्चर्ड मीट को तैयार करेंगे तो उसको सेलुलर एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सेलुलर एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस बताना है। उसके बाद जब जो ये सेल्स हैं ये थोड़े से साइज़ में बढ़ जाएंगे, नंबर्स इनका इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें अच्छा खासा मसल यहाँ पर जो मीट है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद में इसमें जो भी एडिटिव्स मिलाने हैं, इसका टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए, देखने में इसको और इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे उसको मिला दिया जाएगा। देन उसके बाद में ये रेडी हो जाएगा। समझ गए? अब जो ये सेल कल्टिवेटेड मीट होता है ना, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पोर्क का हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर चिकन का मीट अलग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो ये बॉडी है, इन बॉडी ने बताया है कि पोर्क के बाद चिकन दूसरा सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वाला मीट है पूरे दुनिया भर में। सबसे ज़्यादा पोर्क का कंजम्पशन हो रहा है, उसके अलावा सेकेंड नंबर पर चिकन का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है पूरे दुनिया में। और अभी जो यूएस की दो कंपनियां हैं, गुड मीट और अपसाइड, तो इन्होंने मिलकर फोकस किया है कि हम लोग चिकन के एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। फ्यूचर में चिकन का जो मीट है वो चिकन को बिना मारे अच्छे खासा मात्रा में अवेलेबल करवाया जा सकता है। हमारे पास में एक कंपनी है, एक फर्म है जिसके बारे में आपने सुना होगा, मैकेंसी, MCKINSEY। मैकेंसी ने बताया है कि जो ये ऑल्टरनेटिव मीट मार्केट है, ठीक है, यानी कि जो लैब ग्रोन मीट मार्केट है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है कि 2030 तक 20 से 25 बिलियन डॉलर तक की बिक्री होएगी, ठीक है। 2030 तक 20 से लेकर 25 बिलियन डॉलर तक का मार्केट पहुंच सकता है ये लैब ग्रोन मीट का। अभी तो लोगों को, बहुत कम लोगों को जानकारी है। वैसे 2018 से इसके ऊपर लगातार रिसर्चेस जारी हैं, अब जाकर यूएसए में इसको अप्रूवल मिला है। और ये बात और ध्यान रखना, यूएसए तो फिर भी दूसरा कंट्री है जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। अभी न्यूज़ में आया है
इससे पहले एक और देश है जहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जहाँ पे ये लैब ग्रोन मीट प्रोड्यूस किया गया है। वो फर्स्ट कंट्री कौन सा है? वो है सिंगापुर। ध्यान रखना, दुनिया में फर्स्ट कंट्री सिंगापुर है। अब क्वेश्चन ये आता है, ज़रूरत क्या है? जैसा चल रहा है वैसा भी तो चल सकता है। इन सेल कल्चर्ड मीट की आवश्यकता क्यों पड़ गई? उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। नंबर 1 रीज़न एमिशंस, यानी कि पोल्यूशन। आपको पता होगा कि आज के समय में जिस तरीके से ये एनिमल्स को पाला जा रहा है, जैसे चिकन के फार्म आपने देखे होंगे, ज़री सी जगह में भर भर के चिकन्स मतलब भर दिए जाते हैं पूरी तरह से, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे एमिशंस यहाँ पर रिलीज़ होते हैं। प्लस बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है इस प्रकार से यहाँ पर एनिमल्स को तैयार करने में, ठीक है। प्लस एनिमल स्लॉटरिंग हो ही रही है, फिर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका हो सकता है फूड सिक्योरिटी का। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब तो आप समझते हो कि सभी के पास जो है प्रॉपर एक अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाना पहुँच जाए, उसी को हम लोग यहाँ पर फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस लैब मीट से फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखा जाया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रख कर अच्छे मात्रा में लैब मीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी जानवर को मारने की इतनी आवश्यकता पड़ नहीं रही है। समझ गए? हमारे जो क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी जितने भी ये अमीर देश हैं इन सबको यहाँ पर जो चेतावनी है वो देनी स्टार्ट कर दी है कि जो मीट का कंजम्पशन इसको कम कर दो, नहीं तो फिर इसके प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा दुनिया में जो कार्निवोरस डाइट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और वो आज भी पॉपुलर है। तो इसी का यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है लैब ग्रोन मीट। इससे ना कोई पोल्यूशन होगा, ना किसी जानवर को मारा जाएगा, एक अच्छी फूड सिक्योरिटी को भी हम मेंटेन कर सकेंगे। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस यहाँ से निकल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल मीट होता है ना, उस नॉर्मल मीट के कंपैरिजन में लैब ग्रोन मीट थोड़ा और बेटर हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो लैब ग्रोन मीट को बेटर बनाया जा सकता है बाय कस्टमाइजेशन, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको हम लैब में ग्रो कर रहे हैं, तो लैब में ग्रो करके इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो नॉर्मल मीट होता है उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट भी ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है। बट यहाँ पे जो हम लैब में इस मीट को ग्रो करेंगे, यहाँ पे फोकस किया जा सकता है कि फ़ैट को कम रखा जा सके, इसमें फ़ैट कम हो, प्रोटीन कॉन्टेंट ज़्यादा हो। तो ऐसे यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, अपने जैसा तैयार किया जा सकता है, जैसा हम मतलब हमारी मर्जी हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है, क्या फ़ायदे हैं, कुछ चुनौतियाँ नहीं हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज और पहला चैलेंज कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। कई सारे देशों में लैब ग्रोन मीट को प्रोड्यूस किया गया, टेस्ट करवाया गया, तो लोगों को यहाँ पर मतलब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि देखो टेक्सचर ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी हमें खाने में काफ़ी अलग लग रहा है, टेस्ट वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल मीट के कंपैरिजन में, ऐसा लोगों का कहना है। यानी कंज्यूमर एक्सेप्टेंस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरा कॉस्ट, यानी कि इसमें जो पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे ही आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगेगी, देन उसके बाद में इसका प्रोडक्शन हो पाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, वो है रिसोर्सेस। सेलुलर कल्टीवेशन के लिए आपने हाई क्वालिटी के सेल्स चाहिए होते हैं। आपके पास में अगर ये हाई क्वालिटी वाले सेल्स होंगे तभी आप इस प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हो। प्लस और कई सारे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसी के बाद यहाँ पर आप ग्रो कर पाओगे। तो रिसोर्सेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें आज के समय पर कमी के तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइटर ने बताया कि 28 जून को भी ये आर्टिकल आया, 9 जुलाई को भी आर्टिकल आया, नाउ फाइनली अभी 23 जुलाई को भी हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं लैब ग्रोन मीट के बारे में। आई होप आपका रिवीजन हो चुका है, आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ चुका है कि लैब ग्रोन मीट क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। इसी को हम लोग सेल कल्चर्ड मीट या फिर नॉर्मल मीट का एक ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक के पेज पर इस प्रकार से ये आर्टिकल पूरा कवर्ड था। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने इतना कुछ सुना है ना, तो इसको कैसे याद रखें? सर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे जो रेलिवेंट पॉइंट्स है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। कि पहला देश सिंगापुर था जिसने 2020 में इसको अप्रूवल की दिया, उसके बाद यहाँ पर यूएसए है। तो कल्टिवेटेड मीट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, इसके टाइप्स समझा दिए हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया है। तो आपने अलग से सुनकर बार बार लिखने की या वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको एक कंटेंट पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना, कॉपी पेस्ट करो, अपने पास में स्टोर करके रखो और बार बार रिवाइज करते रहो। करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं दोस्त, ये याद रखना।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट में अगर आपने मतलब कंसिस्टेंसी से तैयार कर भी लिया तो महीने के आखिरी में देखोगे तो आपके पास में बहुत सारे रजिस्टर तैयार हो जाएंगे भर भर कर। अब करें क्या? लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए जा सकते हैं कि हाँ, आपको लग रहा है कि ये मैं आर्टिकल याद रख सकता हूँ, लेकिन इसमें ये पॉइंट्स है, इससे बेहतर तरीके से याद रख पाऊँगा। अगर आप एक दिन का कंटेंट पूरा एक पेज में तैयार कर लेते हो, एक A4 शीट पेज में तैयार कर लेते हो, तो वो बेस्ट है, वो भी तरीका सही है। नाउ अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। हमारे चैनल के जो पेड ग्रुप हैं, आप उन पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, वहाँ पे आपको डेली करंट नोट्स, पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको लैब गुरु मीट वाला आर्टिकल पढ़ाया, इसका जो बैकग्राउंड डेटा दिया मैंने आपको सारा का सारा नीचे, ऐसे मैं हर एक आर्टिकल में आपको बैकग्राउंड डेटा दूंगा और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहीं से आता है। आप पिछले कुछ यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, एनालिसिस के वीडियोज़ हैं प्रीलिम्स के, वो चेक कर सकते हो। इसी चैनल पर अपलोडेड है कि कई बार पिछले 2 साल से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं हमारे इन वीडियो से, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो वो सारा कंटेंट आपको इन पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। यानी आप हमेशा हमेशा के लिए केवल 499 का एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कोई दोबारा वापस से सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंशन फ्री हो जाओगे एक बार यहाँ पर ग्रुप में ऐड होने के बाद। और इतना रुपया तो हम ऐसे भी खर्च कर ही देते हैं। 499 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल एक अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस है। व्हाट्सएप पर जाना, व्हाट्सएप पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ उस ग्रुप को ज्वाइन करने में। देन उसके बाद वहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा पेमेंट का, जिसके माध्यम से आप एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। बाकी दोस्तों, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? इन्वेजिव वीड थ्रेटन्स एलिफेंट हैबिटेट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर में जहाँ पर एलिफेंट्स रहते हैं, एलिफेंट्स मतलब नेचुरली कई सारी जगह पर रहते हैं, तो उनका जो एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, वो एरिया आज के समय पर बहुत ज़्यादा खतरे में चला जाता जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है इन्वेजिव वीड। इन्वेजिव वीड कह लो या इन्वेजिव स्पीशीज़ कह लो। अब हुआ क्या है, एक एक्वेटिक वीड है, एक ऐसा प्लांट है जो कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग जो कंट्रीज़ है वहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में स्पेशली पेरू में पाया जाता है। तो हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर प्लांट को यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में लगाया गया, और वो जो प्लांट है वो इतनी तेज़ी से फैला कि इसने वहाँ की जो लोकल ग्रास है, लोकल जो घास पाई जाती थी, फ्रेश घास पाई जाती थी जिसको एलिफेंट खाया करते थे, वो घासें ख़त्म कर दी उसने। वो सारी ग्रास को ख़त्म करके यही जो स्पीशी है वो लगातार ग्रो करती हुई चली जा रही है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट है वो अपने इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको घास मिल नहीं रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे नहीं रुकेंगे, खाने की तलाश में वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वो अपने हैबिटेट को छोड़कर निकल कर जो कह सकते हो जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, है ना, ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। अब वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं तो एक वजह से आप कह सकते हो इसी वजह से ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता चले जा रहा है। यानी एक तरफ मानव, एक तरफ यहाँ पर हाथी। तो इनके बीच में यहाँ पर काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं। इंसान अपनी जान बचाने के लिए हाथी के ऊपर अटैक कर देता है, हाथी अपनी जान बचाने के लिए इंसान के ऊपर अटैक कर देता है, और इसी सिनेरियो में कई बार इंसान की जान चली जाती है, कई बार हाथी को मार दिया जाता है। तो ऐसा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कई सारे रीजन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यह है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, एग्जैक्टली एक प्लांट है जिसका नाम है लुडविगिया पेरुवियाना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो टर्म है ये दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या है। तो ये एक इन्वेजिव वीड है। एक इन्वेजिव वीड, एक स्पीशी ऐसी है, ये हमारे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी के अंदर ग्रो करती है, और इसकी वजह से इसने कई सारे जो हिल स्टेशन है वहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी है, और उन एरिया में फैल चुकी है जहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं वो ज़्यादातर अपना गर्मियों वगैरह में घास वगैरह खाया करते थे, उस एरिया में रहा करते थे। लेकिन उस एरिया में यहाँ पर ये जो स्पीशी है वो पूरी तरह से फैल गई, और इस स्पीशी को रिमूव करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और अगर इसको ढंग से रिमूव नहीं किया गया तो ये और तेज़ी से फैल रही है। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। इसको लगाया तो इसलिए गया था कि भैया ये जो वीड है देखने में सुंदर लग रही है,
ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, सुंदर सा लग रहा है, इसमें छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उसको लगा दिया गया। लेकिन इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो ख़राब कर दिया नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर में और इस इन्वेजिव स्पीशी के ऊपर में। तो ये वाली जो स्पीशी जो बाहर से लाकर लगाई गई वही आज के समय पर काफ़ी तेज़ी से फैल गई। इसने यहाँ पे जो बाकी नॉर्मल जो घास है उनकी ग्रोथ को रोक दिया, उसके अलावा जो नेटिव उस एरिया में बाकी जो पेड़ पौधे थे उसकी ग्रोथ रोक दिया। बस खाली ये अपने आप को ही ग्रो करती चली जा रही है पूरे एरिया के अंदर। और इससे डायरेक्टली हमारे एलिफेंट्स के साथ साथ बाकी सारे एनिमल्स फॉर एग्जांपल जो गौर वगैरह हैं इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ गए, ये बात क्लियर हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा, और ये तो मैंने आर्टिकल पढ़ा दिया, अब जो पढ़ोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल से नहीं आएगा, अब जो पढ़ाने वाला हूँ बैकग्राउंड डेटा वहाँ से आएगा। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं पहले तो आपने ये पता होना चाहिए। इन्वेजिव स्पीशी किसी भी प्रकार का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक एम्फीबियन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई कीड़ा हो सकता है, मछली हो सकती है, फंगस, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, कोई भी इन्वेजिव स्पीशी जो कि बाहर की हो, हमारे एरिया में पर्टिकुलर लोकल एरिया में नहीं पाई जाती है, बाहर से आई है। और वो इन्वेजिव स्पीशी क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशी वो होती है एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, इकॉनमी को, इवन हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी डैमेज कर सके, उसको नुकसान पहुँचा सके। इन्वेजिव स्पीशी क्या करती है, एनवायरनमेंट के अंदर में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर देती है, क्योंकि यहाँ पर बाहर की स्पीशी है और अगर आपने इस एरिया में लगा दी है, लोकल एरिया में, तो वहाँ पे ना कहीं बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, नई टेक्नोलॉजीज़ चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। और एक बार अगर वो पूरे एरिया को कॉलोनाइज़ कर गई, यानी एक बार जो आपने स्पीशी लगाई थी वही प्लांट की स्पीशी पूरे में फैल गई, उसने पूरा कब्जा लिया, तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ जो होती हैं ना, ये हमारी सॉइल के स्ट्रक्चर को, जो पूरे मिट्टी का स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर चेंज कर देती हैं। कैसे? कई सारी प्लांट की स्पीशीज़ जो एलेलो केमिकल्स होता है, उस एलेलो केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, उसको छोड़ती हैं, और वो एलेलो केमिकल्स क्या करता है, हमारे लोकल एरिया की जो बाकी नॉर्मल प्लांट्स हैं उनको बर्बाद कर देता है। बाहर का कोई प्लांट लगाया आपने और सपोज़ यहाँ पे उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एलोलो केमिकल्स को रिलीज़ कर सके, तो उसने यही केमिकल प्रोड्यूस किया। इस केमिकल के प्रोड्यूस होने से हमारे आसपास का जो नॉर्मल प्लांट्स है, हमारा लोकल प्लांट्स है, वो भी डैमेज हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैक वॉलनट। ठीक है, जो ब्लैक वॉलनट का पौधा है वो आपने लगाया, तो ब्लैक वॉलनट क्या करेगा, ये भी एलोलो केमिकल को छोड़ेगा, और इसमें जो एलोलो केमिकल निकलेगा उसको जुगलोन बोला जाता है, जुगलोन। और वो जुगलोन क्या करेगा, हमारी टमाटर की जो स्पीशी होगी उसके आसपास की, पेपर की स्पीशी होगी, आलू की कोई प्रजाति होगी, तो उन सबको ख़त्म कर देगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशी के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो इन्वेजिव वीड्स होती हैं ना, ये इन्वेजिव वीड्स हमारी घासों को अलाउ ही नहीं करती वो ग्रो हो सके। इसकी चक्कर में घासें ख़त्म हो जाती हैं, और घासें ख़त्म हो जाएंगी उस एरिया में, तो हर्बीवोरस जानवर जो हैं, जो घासों पर डिपेंडेंट हैं, है ना, पेड़ पौधे खा रहे हैं, वो वहाँ पे रुकेंगे नहीं। और अगर वो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर उस एरिया में नहीं रुकेंगे, तो आप इसमें एक और जोड़ सकते हो कि कार्निवोरस जानवर को क्या होगा, क्योंकि कार्निवोरस जानवर जो मांस खा रहे हैं वो तो हर्बीवोरस जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ गए? तो आपस में यहाँ पर पूरी चेन है, इससे पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो सकता है इस इन्वेजिव वीड्स की वजह से। अब यहीं पर ना इसको लेकर कई सारे हमारे पास में एग्रीमेंट्स हैं, जैसे रियो डे जेनेरियो कन्वेंशन, ये एक एग्रीमेंट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, 1992 का एग्रीमेंट है। इन्होंने भी यहाँ पर इस इन्वेजिव स्पीशीज़ प्लांट्स को लेकर अपनी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की हैं। इस प्रकार से और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोगों ने जो अलग अलग इनिशिएटिव्स है वो उठाएं। फॉर एग्जांपल कार्टेगिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 का, यहाँ पर साल 2000 में इस प्रकार सा एक प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था, अगेन जिसका मेन मकसद था कि इस इन्वेजिव स्पीशीज़ का जो रिस्क है इससे यहाँ पर बचाया जा सके। उसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ये भी यहाँ पर एक प्रकार का एग्रीमेंट था, जिसको 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था रियो डे जेनेरियो में, उस दौरान यहाँ पर इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया। और इस एग्रीमेंट का भी मेन मकसद यही था कि हम लोग जैसे तैसे जो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, जिसको हम लोग एलियन स्पीशी भी बोलते हैं, इनके इंट्रोडक्शन को हम लोग रोकें, इनका कंट्रोल करें, इनको ख़त्म करें। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से और भी कई सारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स है। फॉर एग्जांपल कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, जिसको हम लोग CMS के नाम से जानते हैं, इस प्रकार का कन्वेंशन स्टार्ट किया गया। बॉन कन्वेंशन आया 1979 का। इन सब ने अगेन मेन मकसद, इन सब का मेन एम, इनका मकसद यही था कि जो ये एलियन स्पीशीज़ हैं इनके इन्वेजिवनेस को रोका जा सके।
जिस आक्रामक तरीके से ये ग्रो होती हैं इसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। फिर उसका साइट्स का नाम आपने सुना होगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको 1975 में अडॉप्ट किया गया था। इसका भी मेन मकसद यहाँ पर यही है कि देखो, इसका तो वैसे मेन मकसद यह है कि जो खतरे में बहुत सारे जानवर हैं उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको थोड़ा सा रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि उन जानवरों को, उन प्लांट्स की स्पीशीज़ को एक प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन यहीं पर मेन मकसद हमारे इन्वेजिव स्पीशी को लेकर भी है। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर इस एग्रीमेंट में रखी गई है। उसके बाद रामसर कन्वेंशन हो गया 1971 का, ये भी यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज़ के चैलेंज को टैकल करने में मदद करता है। तो इस प्रकार के कई सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पर, कई सारे कन्वेंशंस अडॉप्ट करे गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये इन्वेजिव वीड का। तो अगर आपसे कोई सिंपल शब्दों में पूछ ले कि इन्वेजिव वीड्स क्या हैं, तो वो प्लांट हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली नहीं उगते, लेकिन हम बाहर से लेकर आए हैं, उसको लगाया है, अब उसने यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को फैलाया है कि वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो ख़राब कर दिया है। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ऐसे पढ़ना है आर्टिकल, इसका बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब PDF में मिल जाएगा। अगला आर्टिकल अगेन GS पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है, बहुत बहुत रेलिवेंट होने वाला है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना, पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे बात की जा रही है वल्चर्स के बारे में, जो गिद्ध होते हैं उनके बारे में। इंडिया में एक समय ऐसा था जब वल्चर की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 1990s में, 1990 के समय पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गिद्ध पाए जाते थे, जगह जगह पर गिद्ध आराम से दिख जाते थे। लेकिन आज के समय पर गिद्ध को देखना बहुत मुश्किल है। इसको बचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट करे गए, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स यूज़ करे गए। तो इन वल्चर्स की संख्या पिछले कुछ समय में कुछ प्रोग्राम्स के माध्यम से इम्प्रूव हुई है, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बोला जा रहा है कि साल 2020 के अंदर में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट ब्लैक्ड कैप्टिव ब्रेड है, यानी कि ये वाला वल्चर की बात की जा रही है। जो ये वल्चर दिख रहा है ना, इसका नाम है ओरिएंटल वाइट बैक्ड, ये वाला वल्चर है। तो 2020 में इस प्रकार के 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर थे। ठीक है, कितने? 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब इनकी संख्या बहुत ही कम बची है, कुछ गिनी चुनी बची है, कुछ नंबरों में 100 से कम में नंबर में बची हुई है। इनकी सुरक्षा करना हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा काम है। ठीक है, इस वजह से इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। नहीं तो फिर अगर हमने इनकी सुरक्षा नहीं की तो कुछ नंबर में जो बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रजाति विलुप्त प्रजाति कहलाएगी कि ये ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ पर ये प्रजाति नहीं पाई जाती। तो 2020 में ये 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट वाले वल्चर जो हैं, इनको जंगल में रिलीज़ किया गया पहली बार। और वो रिलीज़ कहाँ से किया गया था? इंडिया से रिलीज़ किया गया था। मतलब इंडिया में पहली बार जंगलों में रिलीज़ किया गया, क्योंकि हमारा एक सेंटर है हरियाणा के अंदर, एक सेंटर बनाया गया है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। हरियाणा के पिंजौर में वो सेंटर है जहाँ पर इस प्रकार के जो वल्चर हैं इनकी प्रोटेक्शन, इनकी सुरक्षा प्लस इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कंजर्वेशन सेंटर से ये कुछ 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो ये वल्चर्स हैं ये छोड़े गए थे। समझ गए? अब बोला जा रहा है कि उससे पहले भी कई बार वल्चर छोड़े गए हैं, है ना। फिर उसके बाद में अभी कुछ समय हो चुका है, तो जो यहाँ पे 8 वल्चर छोड़े गए थे, इनमें से यहाँ पर जो 7 हैं वो अभी भी जीवित हैं, आराम से यहाँ पे घूम रहे हैं। कहोगे कैसे पता? तो हमने इनके गले में यहाँ पर एक पट्टा डाल दिया है, उससे हम क्या करते हैं, ट्रैक करते रहते हैं इन वल्चर को। ठीक है, कुछ वल्चर तो ऐसे जो कि कहाँ कहाँ घूम आए, नेपाल भूटान घूम आया एक वल्चर, उसको भी यहाँ पर मॉनिटर किया गया। तो बोला जा रहा है कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, क्योंकि एक समय ये था कि वल्चर एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में थे। अभी कुछ साल पहले क्या होता, बहुत तेज़ी से यहाँ पर इनकी संख्या ख़त्म होती चली जा रही थी। तो उसी से यहाँ पर इनको बचाने के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट करे गए हैं, जहाँ पर मेन मकसद है इनकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो 2020 में जो वल्चर रिलीज़ किए थे ना, उसके बाद कह सकते हो 31 कितने 31 और ओरिएंटल वाइट बैक जो वल्चर्स हैं इनको यहाँ पे अलग अलग बैचेस में वेस्ट बंगाल के अंदर में 2021 के अंदर फिर से रिलीज़ किया गया। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो हर साल मतलब कह सकते हो हर दिन उड़ रही हैं, उनका जो लोकेशन वगैरह वो सब कुछ चेक किया जा रहा है, क्योंकि उनके गले के अंदर में एक ट्रैक रिकॉर्ड डाला गया है, तो जो कि उनकी ट्रैकिंग कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करके दे रहा है, जो कि करना ज़रूरी भी था। काफ़ी समय बाद यहाँ पर इनको छोड़ा गया है। अब यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया कि 1993 वो वाला साल था जब 40 मिलियन वल्चर्स इंडिया में हुआ करते थे। कितने? 40 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख।
तो 40 मिलियन वल्चर्स यहाँ पे हुआ करते थे इंडिया में 1993 के समय में। ये खुद यहाँ पर एक BNHS की स्टडी बताती है। BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो वल्चर की पॉपुलेशन है, इनमें से 3 जो प्रजातियां हैं, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता होना चाहिए कि वल्चर की, इन गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 9 की 9 प्रजातियों के बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इनमें से जो 3 प्रजातियां हैं, एक तो ओरिएंटल वाइट बैक वाली जिसका पिक्चर लगा हुआ है ऊपर, दूसरा यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड वाली वल्चर और तीसरा स्लेंडर बिल्ड वाली वल्चर। इन तीनों की संख्या 1990 तक 97% से ख़त्म हो गई। आप ये लगा लो 1993 से, मतलब 1993 में आप देख पाओगे कि इतनी पॉपुलेशन थी, और अब 2023 में अगर हम देखें तो 97% के आसपास इनकी संख्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। इवन इनमें से ओरिएंटल वाइट बैक वाली जो वल्चर है ये 99% तक ख़त्म हो चुकी है। जहां 40 मिलियन के आसपास ये वल्चर्स प्रेजेंट थे, आज यहाँ पर इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और इन वल्चर्स के पीछे, इनके मरने के पीछे का रीज़न कई सारे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो इलीगल ड्रग है उनका यूज़ करना। इलीगल ड्रग का कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़ा सा वेट करो, आगे मैं धीरे धीरे करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करूंगा। इतनी बात खैर आपको समझ में आई। अब क्या हुआ, हालत ये हो गई, 40 मिलियन से इतनी ज़्यादा कम संख्या हो गई कि आज हमें अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ रहे हैं। जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ओपन किया गया हरियाणा के पिंजौर में। वहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है कि इनका ब्रीडिंग करवा के इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। तो ये जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं हमारे देश में, ये कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप करके ओपन करे गए हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा में है, मध्य प्रदेश के साथ में पार्टनरशिप की गई है, वेस्ट बंगाल के साथ में और असम के साथ भी पार्टनरशिप की गई है। इन प्रोग्राम के माध्यम से 2004 से अभी तक थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बर्ड्स हैं इनकी संख्या बढ़ी है इस ब्रीडिंग को प्रमोट करके, ये एक अच्छी बात है। समझ गए। अब पहले मैं आपको बताता हूँ वल्चर्स की स्पीशीज़ के बारे में। भारत में जो 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं वल्चर की, वो समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इतनी तेज़ी से जो वल्चर की संख्या कम हुई है उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। वो मेन रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वाले फ़ोटो को प्लीज़ PDF से डाउनलोड करके रख लेना। इसमें भारत में पाई जाने वाली 9 की 9 वल्चर की प्रजातियों का IUCN स्टेटस, उनका नाम, उनका फ़ोटो, सब कुछ मैंशनड है। जैसे वाइट बैक जो वल्चर जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये वाला वल्चर है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिप्स बेंगलोरेंसिस, और IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ही ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति है। दूसरा जो वल्चर इंडिया में पाया जाता है वह सिलेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तीसरा जो है वो लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। चौथा इजिप्टियन वल्चर भी भारत में पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में, थोड़ा कम खतरे में है, खतरे में लेकिन थोड़ा कम खतरे में है। उसके बाद में रेड हेडेड वल्चर पाया जाता है भारत में, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है अगेन। फिर इंडियन ग्रिफॉन वल्चर काफ़ी बार न्यूज़ में होता है, लीस्ट कंसर्न, यानी कि इसकी पॉपुलेशन है अच्छी खासी अभी के समय पर। हिमालयन ग्रिफॉन, ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खतरे के जस्ट पास में, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। फिर 8वीं प्रजाति है वो है सिनेरस वल्चर, अगेन ये भी खतरे के पास में, नियर थ्रेटेंड में है। फिर आती है बियर्डेड वल्चर, या फिर कह सकते हो लैमरगेर, तो ये भी यहाँ पे खतरे के पास में, नियर थ्रेटेंड। तो ये 9 प्रजातियाँ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। 9 की 9 स्पीशीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, अब आता है कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर में। तो वल्चर के प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, क्योंकि रिपोर्ट्स ये निकल कर आई हैं कि जो वल्चर हैं इनकी संख्याएँ जो तेज़ी से कम हुई हैं, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक के साथ साथ कुछ और भी ऐसी दवाइयाँ हैं, पेन किलर वाली दवाइयाँ, जो कि अलग अलग कैटल्स को दी जाती हैं। कहोगे क्या लिंक है, समझ में नहीं आ रहा। होता यह है, जो गाय भैंस पाल रहे हैं हम लोग, है ना, कई बार यहाँ पर गाय भैंस बीमार पड़ जाती हैं, और गाय भैंस बीमार जब पड़ जाती हैं तो उनको अलग अलग दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, है ना। पेन किलर खिलाया जाता है, डिक्लोफेनेक हो गया, उस और भी कई सारी जो दवाइयाँ हैं वो खिलाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खिलाई जाती हैं। अब ये दवाइयाँ जब उनको खिलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो गाय भैंस है वो नहीं बच पाई, तो क्या होता है, अब क्या हुआ, उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आपने कहीं पर रख दी। अब ये वल्चर आते हैं उस डेड बॉडी को खाने के लिए। उस डेड बॉडी को जब खाते हैं तो वो डिक्लोफेनेक जो गाय के और आप कह सकते हो भैंस को आपने खिलाया था, वो डिक्लोफेनेक कहीं ना कहीं इन वल्चर के अंदर पहुँचता है। और ये प्रूवन है कि वल्चर जो है ये डिक्लोफेनेक के प्रति अनसूटेबल है, यानी ये डिक्लोफेनेक वल्चर को कभी सूट नहीं करता, इससे डाइजेशन ख़राब हो जाता है वल्चर का और मृत्यु हो जाती है। तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से डिक्लोफेनेक के यूज़ की वजह से जो हमने गाय भैंसों में यूज़ किया है, और उनकी डेड बॉडी खाकर यहाँ पर ये जो वल्चर है इनकी संख्या लगातार कम हुई है।
बाकी वल्चर की स्पीशीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वो 9 स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सभी के IUCN स्टेटस भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। समझ गए। अब यहाँ पे आर्टिकल में एक बात और की जा रही है, जो ये बॉडी है DTAB का नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये जो बोर्ड, ये जो मीटिंग है, ये जो बॉडी है ना, इसकी एक मीटिंग होती है 10 मई को, और इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ को लेकर अग्री किया है। बोला है कि देखो जो इलीगल ड्रग्स हैं, जैसे डिक्लोफेनेक, जिसका नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डिक्लोफेनेक के साथ साथ यहाँ पर एक और है, वो है एक्लोफेनेक, उसके बाद कीटोप्रोफेन। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं इसको पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाया जाए। एनिमल्स में इसका यूज़ ना किया जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा वल्चर की संख्या के ऊपर पड़ता है। ये भी बातें अभी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, इसके ऊपर भी एक लिस्ट रेडी की जा रही है। समझ गए। मज़ा आ गया, बहुत कुछ जानने को मिला। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। केवल ऊपर ऊपर से आर्टिकल पढ़ लोगे तो वो काम का नहीं है, लेकिन इसमें कितना कुछ है अंदर से पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी पता चलेगा। अब ये आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है टेलीमानस हेल्पलाइन जो है, जो सरकार ने स्टार्ट की थी पिछले साल अक्टूबर 2022 में। यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो आज के समय पर रिसीव कर ली गई हैं। मतलब क्या है टेलीमानस? क्या है पहले तो दोस्तों आपने ये समझना है। टेलीमानस बेसिकली मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर एक फ़ोन कॉल स्टार्ट किया गया है सरकार के साइड से। अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई। यानी मान लो आपको कोई डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, है ना, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, एंजाइटी है, बहुत जी में चल रहा है ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत दिमाग में यहाँ पर मतलब सोच रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, जब सुसाइड करने का मन कर रहा है, ऐसे थॉट्स अगर दिमाग में आ रहे हैं तो सीधा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर दिया गया है इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। वो आपको नंबर जो देखने को मिलेगा, अगर मैं आपको नंबर बताऊँ तो ये स्क्रीन पर नीचे की साइड में नज़र आएगा। 14416 है एक नंबर, दूसरा 180089144416। यहाँ पर आपको ये कुछ नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ सॉल्यूशंस ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेलीमानस सेंटर्स जगह जगह पर बनाए गए हैं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को बैठाया गया है। वो आपको राय देंगे, आपको सजेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो अक्टूबर 2022 में इसको स्टार्ट किया गया, और पता ये चलता है कि अभी तक, यानी कि अभी 2023 तक कुछ ही समय के अंदर अंदर 2000 से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स में रिसीव कर ली गई हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर आज के समय में रिजॉल्व करी गई हैं। समझ गए। प्लस इसी मंत्रालय ने यहाँ पर यही बताया है कि हमारे पास में 42 ऑपरेशनल टेलीमानस सेल्स हैं 31 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में। मतलब इसमें 31 में राज्य यूनियन टेरिटरीज़ दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कई सारी अलग अलग सर्विसेज दी जा रही हैं। हर रोज़ 1300 कॉल्स को अटेंड किया जाता है देश भर में, अलग अलग 20 भाषाओं के अंदर में। ठीक है, तो अलग अलग 20 भाषाएं भी यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। तो 1900 से ज़्यादा काउंसलर्स है जिनको ट्रेनिंग दी गई है ना। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको ट्रेनिंग दी गई है ना। वो यहाँ पे लोगों की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको आज के समय पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटर को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमने कोविड-19 में भी देखा कि कई सारे बच्चे, कई सारे और भी लोग जब एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से, है ना, तो या फिर डिप्रेशन की वजह से, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उनके मेंटल हेल्थ का एक सोल्यूशन इस प्रकार के जो सेंटर हैं, बिल्कुल फ्री नंबर है, उसका यूज़ करके आप बात कर सकते हो। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों किया गया? रीज़न यहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर इंडिया में काफ़ी बुरे हालात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, पुरानी रिपोर्ट है लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो वैसे पर्सपेक्टिव से एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। उसके बाद हमारे पास में कोई इतनी अच्छी खासी रिपोर्ट नहीं आई है मेंटल हेल्थ को लेकर। तो फरवरी 2020 में लेंसेट साइकाइट्री की एक रिपोर्ट है। उन्होंने ये बताया था कि 2017 में लगभग 197.3 मिलियन पीपल ऐसे थे इंडिया के अंदर में, केवल इंडिया में, जो मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे थे। मेंटल डिसऑर्डर में आपका मेंटल इलनेस भी आ सकता है, प्लस कुछ डिप्रेशंस आ सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो 45-46 मिलियन लोग जो डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, 44-45 मिलियन लोग जो कि एंजाइटी को फेस कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा जिसके माध्यम से और डिटेलिंग्स क्लियर होंगी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वो फोटो में लाना भूल गया हूँ, लेकिन PDF में डाल दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, आप ऐसे सुन लेना। ठीक है, तो इंडिया में लगभग कह सकते हो 28%, मतलब जैसे दुनिया भर में जो सुसाइड्स होती हैं ना, जो यहाँ पर लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनमें 28% केवल इंडिया में यहाँ पर हो रही हैं। उसके अलावा उसी डेटा में यहाँ पर बताया गया है, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ केयर की बात करें, तो 49% लोग आज के समय पर मेंटल हेल्थ फैसिलिटी को ले रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे
अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है मेंटल इलनेस के बारे में कि हाँ डिप्रेशन, ये जो टेंशन एक प्रकार का इशू है एक पर्सन के लिए। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। या फिर 28% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सुसाइड को मेंटल इलनेस से कंसीडर ही नहीं करते कि यार वो उसका क्या लेना देना है। प्लस यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह आप कह सकते हो उनके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलती हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर। हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है उसमें ये भी बताया गया था 13.7% जो मेंटल इलनेस है इंडिया के अंदर में, वो थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर वाली सिचुएशन वाली देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अपने आप में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको टैकल करने के लिए इस प्रकार के जो मानस हेल्पलाइन सेंटर है वो स्टार्ट करे गए। बाकी मानस हेल्पलाइन सेंटर के अलावा भी आपको पता होगा और भी कई सारे कानून, कई सारे एक्ट और भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आपको देखने को मिलेगा। ये एक्ट 2017 में लाया गया लेकिन लागू 2018 से हुआ, ठीक है। अगेन लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद किरण हेल्पलाइन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पूरे 24 घंटे के लिए, 24 घंटे 7 दिन के लिए यहाँ पर एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को स्टार्ट किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर यह हेल्पलाइन नंबर हेल्प करेगा। मनोदर्पण इनिशिएटिव भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर में, जहाँ पर कोविड-19 के समय में जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से गुजर रहे थे तो उनके सपोर्ट के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। फिर उसका निमहंस राह ऐप, ये मैंने आपको बता ही दिया है, एक वन स्टॉप सोर्स है हमारे मेंटल हेल्थ सेंटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए, है ना। उसके अलावा यहाँ पे टेलीमानस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अच्छा, टेलीमानस की फुल फॉर्म क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि आप ऑनलाइन वे में एक टेलीफोन के माध्यम से जो है अपना मेंटल डिसऑर्डर को लेकर कुछ गाइडेंस वगैरह ले सकते हो, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देख सकते हो। ये जो इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन पर रिलीज़ किया गया था। ये इनिशिएटिव हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कौन से मंत्रालय का इनिशिएटिव है ये, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। समझ गए, आगे आते हैं। ये सर्विस 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होती है। टोल फ्री नंबर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कॉलर्स हैं जो कॉल करेंगे, ठीक है, अगर मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ सपोर्ट चाहिए तो जो कॉल करेंगे वो अपनी चॉइस की जो भाषा है उसका यूज़ कर सकते हैं। 20 भाषाओं का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में कम से कम एक टेलीमानस सेल ज़रूर होगा जो कि कहीं ना कहीं लोगों की इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करता हुआ नजर आएगा। समझ गए, तो टेलीमानस के बारे में समझाया। प्लस कुछ और इनिशिएटिव्स क्या थे वो मैंने आपको बताए। अब कुछ और इनिशिएटिव्स इसलिए बताए हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार मेंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ को लेकर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि मेंटल हेल्थ को लेकर क्या सिनेरियो है भारत में, कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार ने चलाए। तो मैंने आपको 4-5 ऐसे इनिशिएटिव बता दिए। आपने 150 शब्दों में, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आपका आंसर में कई सारी चीज़ें वहीं पर कवर हो जाएंगी। समझ गए, तो इस प्रकार से अलग से डेटा पढ़ना ज़रूरी है। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो टेक्नोलॉजी है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राइटर ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है और बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे रिस्क हैं। इसके ऊपर आप ऑलरेडी एक मेंस का आंसर भी लिख चुके हो। आपको मैं बहुत सारा डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अच्छा डेटा मामले में कह सकते हो कि आप एक आंसर लिख पाओ, रेडीमेड कंटेंट तैयार करवा के आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। तो बोला जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें आपका चैट जीपीटी भी आ गया। चैट जीपीटी जो आज के समय पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। चैट जीपीटी एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर आया गया है कि मतलब एक ऐसी वेबसाइट आप सर्च करोगे आपको मिलेगा और आप जो भी चीज़ आप उस पर सर्च कर सकते हो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप सीधा उस पर लिख देना, उसका आंसर आपको वो दे देगा, ठीक है। समझ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी कुछ इन्वॉल्व है। फ़ायदे ज़्यादा हैं, रिस्क कम है, लेकिन जो रिस्क कम है वो ख़तरनाक भी है। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो बोली जा रही है कि जैसे कोई मान लो दवाई की डिस्कवरी हो गई, जो हमारी रेयर डिजीज़ होती हैं, बहुत मुश्किल से होती हैं बीमारियाँ, बहुत खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई दवाई हो गया, ड्रग का डिस्कवरी हो गया, तो ये थोड़ा जल्दी हो सकता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। 2020 में रोबोटिक सिंथेसाइज़र, इन्होंने यहाँ पर एक रिसर्च पेपर को रीड किया। रीड करने के बाद में इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट सिचुएशन रूम है,
ठीक है। इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया ताकि वो यहाँ पे कुछ 140 देशों का जो रियल टाइम सेंसर डेटा है उसको यहाँ पे एनालाइज कर सकें, ताकि हम एक प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगा सकें कि किस प्रकार से जो दुनिया भर के बर्फ़ है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने के वजह से जो समुद्र का स्तर है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके किया गया। तो जर्नलिज्म के लिए, जर्नल पब्लिशर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी जॉब ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई प्रकार की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर आज के समय पर जनरेट की जा रही हैं, जो और बेहतर, बढ़िया तरीके की इमेजेस यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है जॉब लॉस के अंदर में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कई सारे लोगों का बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की नौकरियाँ खा सकती है। पूरे आर्टिकल में चैट जीपीटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। चैट जीपीटी क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। इसमें एक और रिस्क है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने वार्निंग दी है, क्या दी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स हैं इनका यूज़ करो ठीक है, लेकिन यूज़ करो बिल्कुल सावधानी परख कर। सावधानी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम करना है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी का कई साइंटिस्ट ने यूज़ किया जहाँ पर चैट जीपीटी बिल्कुल भी डीप एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को अलग से भी काम करना पड़ रहा है, और कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी भी निकली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो कि रॉन्ग है, गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इस वजह से यूज़ करो, लेकिन ध्यान से यूज़ करना बनता है। तो फ़ायदे तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में इसका रिस्क भी है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, इतने तो मेजर पॉइंट्स आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एल्जीमर के बारे में पढ़ाया था, जो दिमागी संबंधित एक बीमारी है। एल्जीमर में क्या होता है, ब्रेन के अंदर में अमिलॉइड नाम का जो एक प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है, अमिलॉइड और ताऊ प्रोटीन, और इसकी वजह से जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, नर्व सेल्स का कनेक्शन टूट जाता है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, तो हम लोग चीज़ों को याद नहीं रख पाते, डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाते, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार की बीमारी एल्जीमर में देखने को मिलती है, खासकर जो बूढ़े लोग हैं उनको ये फेस करना पड़ जाता है। तो एल्जीमर बीमारी के लिए रिसेंटली यहाँ पर एक दवाई लॉन्च हुई थी, याद होगा। वैसे दुनिया में 2 दवाई हैं, लेकिन एक और दवाई लॉन्च हुई थी जिसका नाम था डोनानेमेब, कि ये दवाई कहीं ना कहीं एल्जीमर को ठीक कर सकती है। लेकिन अब रिसर्च करने के बाद 17 जुलाई को पूरा यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई थी। दवाई बहुत बढ़िया है, रिसर्च किया गया, ट्रायल किया गया 2000 लोगों के ऊपर। अब पता चल रहा है दवाई का कोई ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, ज़्यादा बढ़िया तरीके से दवाई काम नहीं कर रही है। जैसा एक्सपेक्टेशन हमने रखे थे, है ना, जैसा यहाँ पर एक कह सकते हो आशा बना के रखी थी, वैसा यहाँ पर काम नहीं कर रही है। किसी इंसान का ब्रेन सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो उसकी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही धीमी गति से ये काम कर रही है, जबकि जो हमारी पिछली जो ड्रग्स हैं, जो पिछली दवाइयाँ हैं वो बढ़िया काम कर रही हैं। तो दवाई आई, लेकिन यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो एल्जीमर डिजीज़ क्या है, तो हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ नई नई दवाइयों को डिस्कवर किया गया। जैसे एक दवाई है लेकानेमेब, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक इंसान की जो ब्रेन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि एल्जीमर में ब्रेन हेल्थ हमारी लगातार कम होती चली जाती है। तो वो जो कम होने की गति है इसको ये कम कर सकता है। ये यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रीटमेंट एल्जीमर का माना गया। ठीक है, तो एल्जीमर में जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम एल्जीमर डिजीज़ में क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सीधा जो हमारे ब्रेन सेल्स है दिमाग के अंदर में, वो उनका कनेक्शन टूट जाता है, ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान की मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ पे सही से वो बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, जजमेंट नहीं ले पाता, मूड बार बार चेंज होता रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी बेकार हो जाएगी, कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा, है ना, टाइम और प्लेस को लेकर। तो जो इस फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसकी भी कई सारी स्टेजेस होती हैं एल्जीमर की, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो लक्षण और ज़्यादा कह सकते हो बदतर हो जाते हैं एक इंसान के अंदर में, जिससे उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एल्जीमर बेसिकली कह सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। कैसे होता है, एल्जीमर होता है एक एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन की वजह से। हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उन ब्रेन सेल्स के आसपास एक प्रोटीन है अमिलॉइड नाम का, ये अमिलॉइड प्रोटीन जम जाता है ना। अमिलॉइड प्रोटीन एक प्लेक को क्रिएट कर देता है। एक दूसरा प्रोटीन भी है ताऊ। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, मिलकर हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ब्रेन सेल्स की कम्युनिकेट करने की पावर्स ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये आपको नज़र आएगा, ये ब्रेन हुआ। ब्रेन में इस प्रकार से आपको ये डॉट 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 दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि जो अमिलॉइड प्रोटीन और ताऊ प्रोटीन है ये जम गए।
और इन प्रोटीन ने हमारे ब्रेन सेल्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। इसकी वजह से जो इंसान एल्जीमर से बीमार होता है उसके दिमाग का साइज़ नॉर्मल व्यक्ति से छोटा भी होता है। एक हेल्दी ब्रेन का साइज़ ये होगा जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये होगा एक हेल्दी ब्रेन का साइज़, लेकिन जो एल्जीमर से गुजर रहा होगा उसका ब्रेन का साइज़ ये देखने को मिलेगा, यानी कि एक हेल्दियर ब्रेन से छोटा ब्रेन होता है एल्जीमर को फेस करने वाले व्यक्ति का। समझ गए? अब आगे आते हैं। एल्जीमर एक ऐसी बीमारी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी आप इसके सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो कुछ दवाइयों से, लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं कर सकते। महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है एल्जीमर का एज़ कम्पेयर टू द मेन। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आज के समय पर कोई भी ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि एल्जीमर को ठीक कर सके। हाँ, इसके जो यहाँ पर कह सकते हो इफ़ेक्ट्स होंगे उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है, इसको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन प्रॉपरली पूरी तरीके से ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दवाई बनी थी लेकिन ये दवाई भी ज़्यादा कह सकते हो कि काम की साबित हो नहीं पाई। आगे आते हैं। नाउ यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है व्हाट हैज़ टू बी डन टू गेट टू ज़ीरो हंगर। हमें अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत में ज़ीरो हंगर पहुंचाना है, यानी कि भुखमरी को ख़त्म करना है, तो उस भुखमरी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023। ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ होती है जहाँ पे बताया गया कि हमारे दुनिया में साल 2022 के अंदर में 691 मिलियन एंड 783 मिलियन पीपल ऐसे हैं दुनिया में जो कि कहीं ना कहीं भूखमरी को फेस कर रहे हैं, हंगर को फेस कर रहे हैं 2022 में, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से भी हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब हुए हैं। 2019 वो वाला साल था जब कोविड नहीं था, कोविड से पहले का साल 2019 था। तो 2019 के कंपैरिजन में आप 2022 को देखोगे तो लोग ज़्यादा ऐसे हैं जो भुखमरी को फेस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट ने बताया। तो जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को कौन प्रोड्यूस करता है, देखो इस रिपोर्ट के बारे में आपने पता होना चाहिए कि कौन प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने वाली जो बॉडी है वो है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, और ये भी यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस का सपोर्ट लेके इसमें कई सारे और पार्टनर्स होते हैं, वो सब मिलकर यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फूड सिक्योरिटी सर होता क्या है? देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल टाइम have physical, economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। मतलब क्या है कि जब जितने भी व्यक्ति हैं हमारे देश में रह रहे हैं, सभी लोग जो है ना, हर समय पर उनके पास में फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस मिल सके कि वो एक अच्छा खाना हमेशा ले सकें, उनको एक अच्छा खाना यहाँ पर किसी भी वक्त मिल पाए, और वो अच्छा खाना मतलब सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड हो, उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस हों जो उनकी डाइट्स को पूरा कर सकें, डाइट में जो ज़रूरत है उनकी हेल्दी लाइफ को प्रमोट कर सकें। तो उस प्रकार का खाना हर एक व्यक्ति पर सही समय पर अफोर्डेबल वे में अगर अवेलेबल है तो उसी को हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलेंगे। सस्ते दाम में हर एक व्यक्ति के पास में एक अच्छा खाना अवेलेबल होगा तो वो हमारा फूड सिक्योरिटी कहलाएगा, सिंपल। अब इस रिपोर्ट ने बताया कि देखो हमारे कई सारे टारगेट हैं। कोविड-19 की वजह से हमारा जो ये हंगर है, जो भुखमरी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे कुछ टारगेट है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल जो हमें सभी कंट्रीज़ को अचीव करना है, उसमें गोल नंबर 2 हंगर को कम करने की बात करता है, ज़ीरो हंगर अचीव करने की बात करता है, लेकिन अभी हम इस गोल के करीब नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी भी इंडिया में या दुनिया भर में भी कह सकते हो भुखमरी काफ़ी ज़्यादा है। इवन साल 2022 के अंदर में यहाँ पर एक एस्टिमेशन बताया गया कि 2.4 बिलियन जो लोग हैं उनको अच्छा खाना, एक प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया था 2022 में, और 2019 से ये नंबर ज़्यादा है, ठीक है। 2019 से लगभग 391 मिलियन लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं 2022 में इस वाली कैटेगरी के अंदर में। तो ग्लोबल हंगर कहीं ना कहीं कोविड की वजह से इंक्रीज़ हुआ है, ये यहाँ पे बार बार प्रूव किया गया इस आर्टिकल के अंदर में। उसके अलावा कुछ अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, स्टंटिंग वेस्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है। देखो एक बच्चा है, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जो हाइट है वो कम हो जाना, या फिर एक बच्चा है जिसकी उम्र के हिसाब से यहाँ पर उसका वज़न कम हो जाना। वो कैसे हुआ है? वो हुआ है जब उसको एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन उसकी डाइट के अंदर में नहीं है, जिस न्यूट्रिशन की, जिस पोषण की उसको आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसकी वजह से है। लेकिन ये चीज़ें इंडिया में इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि साल 2000 में आप देखोगे तो चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं 204 मिलियन बच्चे फेस कर रहे थे, लेकिन अभी 2022 में 148 मिलियन है। तो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग इन दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन मोटापे की बात करेंगे तो मोटापे में भारत में सिचुएशन थोड़ी सी बेकार हुई है।
यानी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोटापे को फेस कर रहे हैं, ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं, उनका ओवरवेट हो चुका है, उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वज़न बहुत ज़्यादा है उनका। ठीक है, साल 2000 में 33 मिलियन ऐसे बच्चे थे जिनको जो ओवरवेट से सफ़र कर रहे थे, और 2022 में 37 मिलियन हो चुके हैं जो ओवरवेट से सफ़र कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटी हुई है, प्रॉपर खाना लोगों को नहीं पहुँचा है, तो उसके पीछे के इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स, रीज़न, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी ख़त्म हो जाना, इकॉनमी पूरी तरह से डाउन हो जाना, पैंडेमिक से बार बार यहाँ पे डिसरप्शंस हुए, हमारी इकॉनमी के अंदर लोगों की नौकरियाँ चली गई, उनकी जो इनकम है वो यहाँ पर कम हो गई काफ़ी सारे लोगों की। फिर अगर सिचुएशन थोड़ी सी संभली तो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो इतनी सपोर्टिव नहीं रही, प्लस अर्बनाइजेशन, लोग शहर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा हुई है, यानी लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना सबसे बड़ा सोल्यूशन है, और इसके लिए हमें सरकारी पॉलिसीज़ लेकर आना ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट पॉलिसी को सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा जो रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है कि आप एक हेल्दियर फूड आउटलेट्स को सपोर्ट कर सकते हो। देखो आज हो क्या रहा है, आज का ज़माना यह है कि बोला जा रहा है कि दुनिया भर में 2.5 बिलियन लोग हर दिन जो स्ट्रीट फूड है उसका कंजम्पशन करते हैं। इमेजिन करो, दुनिया में 2.5 बिलियन लोग हर रोज़ गलियों का जो खाना मिल रहा है, स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सरकार को, हर एक कंट्री की सरकार को मेन फोकस करना होगा कि जो स्ट्रीट फूड है, जो यहाँ पर गलियों में खाना मिल रहा है ना, इनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करना होगा, न्यूट्रिशनल सेफ्टी को इंप्रूव करना होगा। इन स्ट्रीट फूड्स के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर आनी होगी, वो गाइडलाइंस यहाँ पर इन स्ट्रीट फूड्स वालों को मेंटेन करनी होगी, ताकि यहाँ पर जो लोगों की हेल्थ है उसके ऊपर कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आपने इस लेक्चर से सीखा होगा, बहुत कुछ आपको बैकग्राउंड डेटा आपको मिला हुआ है। बीच में एक आधा आर्टिकल और होगा, मुझे ऐसा लगता है एक आध स्किप हुआ है, तो कोई बात नहीं, परेशान ना होना, नेक्स्ट डे पर यहाँ पे वो कवर हो जाएगा। हो सकता है मैंने यहाँ पर उसको हाईलाइट नहीं किया है। ना आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यूपीएससी का 2009 का सवाल था कि जो एलिफेंट पास है कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किस देश के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो एलिफेंट पास यहाँ पर आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।